चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 9 जिसका नाम है साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स। क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप करने वाले सीबीएसई के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें आप लोग के लिए इसके अंदर कवर अप होने वाली है। एक एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे सो दैट आप लोग एग्जाम रेडी हो सको। आप किसी भी स्कूल में एग्जामिनेशन क्यों ना दे रहे हो, सारे वो टॉपिक आप लोग के लिए कवर अप करवाऊंगा जो आपके स्कूल के अंदर एक्चुअल में कवर अप हो रहे होंगे। और अगर नहीं भी हो रहे हैं तो उनको जाके बता देना कि यार सिलेबस के अंदर ये टॉपिक है, इसी से चीजें पूछी जाए। क्योंकि कई स्कूल में पता नहीं यार अपना अलग ही दिमाग चलता है, कुछ भी टॉपिक पढ़ाते रहते हैं। भाई जो सिलेबस का पोर्शन दिया वो पढ़ा है, तो जो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो चीजें आप लोग के लिए है वो सारी चीजें मैं कवर अप करवा दूंगा। बस आपको करना क्या है, पूरा वीडियो ईमानदारी से देखना, उसके बाद बस घर पे बैठ के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोग के लिए बेनिफिशियल है। तो मैंने आप लोग के लिए एक ऐसा स्टडी मटेरियल तैयार किया जिसके अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने की ताकत रखता है। ये रहा मेरा क्वेश्चन बैंक, जिसके अंदर आप लोग को क्लास 11 के हर एक चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चाहे आप किसी भी स्कूल से बिलोंग क्यों ना करते हो। ऐसे क्वेश्चन आप लोग के लिए डिजाइन किया जो आपके स्कूल के टीचर जरूर पूछेंगे। तो आपको करना क्या है, ये चैप्टर कंप्लीट करना है। पूरा वीडियो देखने के बाद चैप्टर नंबर 9 या यूनिट नंबर 9 ओपन करना है, सारे क्वेश्चंस कवर अप कर लेना है, चाहे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग, सब कुछ इसके अंदर आप लोग को मिल जाएगा विद आंसर्स के साथ, सो दैट आप लोग के लिए प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो सके। तो डिस्काउंट लिंक मेरे इस बुक की डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगी, जल्दी से जाओ ऑर्डर करो और अपनी क्लास 11 की प्रिपरेशन को बेस्ट बनाओ। दोस्तों इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस के बारे में जानना है, वो भी साइकोलॉजी के बारे में। अब ये साइकोलॉजी नाम का चैप्टर क्लास 12 में भी आपको पढ़ना है, यहाँ पे भी पढ़ना है, तो पहले ही रेडी कर लो यहाँ से, सो दैट क्लास 12 में आपको दिक्कत ना। तो साइकोलॉजी होता है क्या बेसिकली, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड द मेंटल प्रोसेसेस। इट एक्सप्लेन्स दैट हाउ पीपल थिंक, फील, लर्न, रिएक्ट एंड बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड एज साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी है क्या, साइकोलॉजी बेसिकली आपको ये समझाने की कोशिश करती है किस तरीके से ह्यूमन का बिहेवियर, इमोशंस वर्क करता है, वो भी डिफरेंट सिचुएशंस पे। तो मैं ये कह सकता हूँ साइकोलॉजी बेसिकली एक ऐसी साइंस है जिसके थ्रू आप लोग माइंड और अपने बिहेवियर को समझ सकते हो। अब बेसिकली साइकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है सोल और साइंस। तो बेसिकली मिलकर क्या बना, इन दोनों को मिलकर हमने बनाया, इट इज द साइंस ऑफ द सोल, दैट इज कॉल्ड एज साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी की बेसिक से डेफिनेशन एक नंबर में आपसे पूछी जा सकती है, मेरे ख्याल से आप लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे। बात करते हैं कि आखिर स्पोर्ट्स की साइकोलॉजी क्या चीज है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए हो जाता है। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का मतलब होता है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडी हाउ साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्ट द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एंड हाउ पार्टिसिपेशन इन द स्पोर्ट्स इन्फ्लुएंसेस मेंटल हेल्थ, बिहेवियर एंड द डेवलपमेंट। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का मतलब होता है कि एक ऐसी ब्रांच है साइकोलॉजी की जो प्लेयर के बिहेवियर, इमोशंस, मोटिवेशन और मेंटल प्रोसेसेस को समझने में हेल्प करता है ड्यूरिंग देयर फिजिकल एक्टिविटी। और ज्यादा सिंपल वे में समझाऊं तो साइकोलॉजी फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो आप समझ रहे हो वो आप लोग को माइंड और आपके परफॉर्मेंस को समझाने का काम करता है, किसी भी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्सन की। तो इसी को आप लोग इंग्लिश में फ्रेम कर सकते हो कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी मींस इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर, मेंटल प्रोसेसेस इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी ऑफ दैट एथलीट, दैट इज कॉल्ड एज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस है दोस्तों वो ये है कि ये एक्चुअल में इंप्रूव करता है आपके परफॉर्मेंस लेवल को। किस तरीके से आप लोग के लिए परफॉर्मेंस लेवल पे हेल्प करता है, ये आपके कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है सो दैट आप लोग और अच्छा परफॉर्म कर पाओ, मोटिवेशन आपको देता है और साथ ही साथ आपको गोल को अचीव करवाने के लिए हेल्प करता है। अगली बात करी जाए तो ये आप लोग के इमोशंस को कंट्रोल करता है दोस्तों। ये एक्चुअल में एथलीट को सिखाता है कि कैसे आप लोग को अपने स्ट्रेस को, एंगर को, एग्रेशन को मैनेज करना चाहिए ड्यूरिंग द कंपटीशन। साथ ही साथ ये आपको मोटिवेशन में काफी ज्यादा हेल्प देता है दोस्तों, क्योंकि इसके थ्रू आप लोग पॉजिटिव एटीट्यूड अपना डेवलप कर पाते हो। सेल्फ टॉक के थ्रू आप लोग का अगर परफॉर्मेंस खराब भी हो रहा है तो उसको इंप्रूव करने का काम ये करता है। ये एक्चुअल में कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, सेल्फ बिलीव आपके अंदर इंक्रीज करेगा, जो आप लोग का सेल्फ डाउट आ रहा था उसको रिड्यूस करेगा। साथ ही साथ ये फोकस और कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ये मेंटल अलर्टनेस आपको देता है, सो दैट जो भी आपका गोल है उसको आप अचीव आसानी से कर पाते हो। इन सब के अलावा दोस्तों टीम कोहेशन और कम्युनिकेशन के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है, क्योंकि इसके थ्रू आप लोग टीम वर्क कैसे करते हो वो सीख पाते हो, लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर पाते हो, कम्युनिकेशन स्किल अपनी डेवलप कर पाते हो, स्पेशली प्लेयर्स और कोचेस के बीच में। इसके अलावा भी इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, लाइक लर्निंग प्रोसेस इंक्रीज होती है इसके थ्रू, इंजरी रिकवरी सपोर्ट मिल पाता है आप लोग को, मींस पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा तो रिकवरी फास्ट होगी, आपके अंदर टीम स्पिरिट डेवलप करता है सो दैट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन आप लोग कर पाओ। यहां तक मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को सारी चीजें कवर अप हो गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है दोस्तों डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। मींस जैसे जैसे आप लोग बड़े हो रहे हो तो आप
आपके अंदर किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के अंदर, उसको समझाना है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं छोटे बच्चों की, जो एकदम बहुत ही छोटे यार न्यू बॉर्न बेबी है, जिनको हम लोग कहते हैं इन्फेंसी। तो इन्फेंसी ग्रुप स्टार्ट होता है 0 से लेकर 2 इयर्स तक के। कई बुक के अंदर 0 से लेकर 3 इयर्स भी दिया रहता है, बट 2 ईयर तक के मान लो, कोई इशू नहीं। इसके अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट प्रोसेस आप लोग को देखने को मिलती है? सबसे पहले आप लोग को फिजिकल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। आपकी बॉडी के अंदर रैपिड ग्रोथ होता है दोस्तों, हाइट और वेट का। इसी के साथ साथ कुछ बेसिक मोटर स्किल्स भी आप लोग के अंदर डेवलप होती है। मोटर स्किल्स का मतलब क्या होता है? लाइक धीरे धीरे चलने की कोशिश करना, कोई भी चीज को पकड़ने की कोशिश करना, इस तरीके की चीज हम लोग को छोटे बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। मेंटल डेवलपमेंट की बात करी जाए दोस्तों, तो शुरू में ये लोग लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना सीखने लग जाते हैं, रिकॉग्नाइज करना शुरू कर जाते हैं ऑब्जेक्ट और लोगों को। क्योंकि आपने देखे होंगे कोई भी छोटे बच्चे को उसकी मम्मी के पास दो तो वो उनको पहचानता है, रिकॉग्नाइज करना जानने लग जाता है। इमोशनल डेवलपमेंट की बात करी जाए दोस्तों, तो छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स से सबसे ज्यादा इमोशनली अटैच रहते हैं, यह हमें देखने को मिलता है। और जो बेसिक इमोशंस है लाइक जॉय, फियर, एंगर, ये सब हम लोग को बच्चों के अंदर देखने को मिलने लग जाता है इस स्टेज में। सोशल डेवलपमेंट की बात करी जाए दोस्तों, तो जो फैमिलियर फेसेस हैं उनसे ये रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब छोटे बच्चों को अगर कोई उनकी जान पहचान के लोग बोले कि अरे इधर देखो उधर देखो, आए हुई ही हो करे, तो बच्चा खुश होने लग जाता है। तो ये वाली चीजें आपको यहाँ देखने को मिलती है। साथ ही साथ एक स्मॉल इंटरेक्शन आप लोग को देखने को मिलता है स्माइल का छोटे बच्चों के अंदर। तो ये कुछ आप लोग को डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक है इन्फेंसी के अंदर। तो अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हो। अगली बात करते हैं चाइल्डहुड की, जो स्टार्ट होता है दोस्तों 3 साल से लेकर 12 साल के बीच में। यहाँ पे जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है दोस्तों, वो एकदम से आप लोग को स्टडी ग्रोथ के थ्रू देखने को मिलता है। मोटर स्किल्स यहाँ पे भी डेवलप होती है इन द फॉर्म ऑफ रनिंग, जंपिंग, कोऑर्डिनेशन। मेंटल डेवलपमेंट की बात करी जाए दोस्तों, तो इस उम्र में बच्चे लोग रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग की पावर बढ़ने लग जाती है, नई चीजें सीखना जानने लग जाते हैं, नई चीजों को समझने लग जाते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों इनकी मेमोरी स्ट्रांग होने लग जाती है, नई लर्निंग एबिलिटीज यहाँ पे डेवलप होने लग जाती है। इमोशनल डेवलपमेंट की बात करी जाए दोस्तों, तो इस उम्र में ना स्पेशली इमोशंस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहते हैं। कभी भी बच्चे चिड़चिड़े होने लग जाते हैं, कभी बच्चे एकदम अच्छे मूड में रहते हैं, अनस्टेबल मैं कह सकता हूँ कंडीशन रहती है। और साथ ही साथ इस उम्र में डेवलप होने लग जाता है सेल्फ कंट्रोल, जो आप लोग को ग्रेजुअली देखने को मिलता है। सोशल डेवलपमेंट की बात करी जाए दोस्तों, तो दोस्त यहाँ पे बनने लग जाते हैं, बच्चे चीजों को शेयर करना सीखने लग जाते हैं, कोऑपरेशन करना सीखते हैं दोस्तों, और टीम वर्क के साथ कैसे आगे बढ़ सके ये भी इस उम्र के अंदर सीखते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों इस एज के अंदर ही फन बेस्ड एक्टिविटीज जरूर कराना चाहिए इन लोगों के लिए, सो दैट इन लोगों की बेसिक मोटर स्किल्स डेवलप हो सके। मैं ये कह सकता हूँ ये जो एज ग्रुप है ये एंजॉयमेंट ओरिएंटेड एज ग्रुप है। अगली बात करी जाए दोस्तों, वो है एडोलेसेंस, जो स्टार्ट होता है 13 से लेकर 19 ईयर्स तक के। फिजिकल डेवलपमेंट की बात करी जाए तो आपकी बॉडी के अंदर रैपिड डेवलपमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि प्यूबर्टी हिट हो जाती है यहाँ पे। साथ ही साथ आप लोग के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है उनके अंदर भी आप लोग को चेंजेस देखने को मिलते हैं। आपकी बॉडी के अंदर स्टेमिना और साथ ही साथ स्ट्रेंथ इंक्रीज होने लग जाती है। मेंटल डेवलपमेंट की अगर बात करी जाए दोस्तों, आप लोग के अंदर डेवलपमेंट होने लग जाता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का, एबिलिटी ऑफ एनालाइजिंग एंड मेकिंग डिसीजन यहाँ पे इंप्रूव होने लग जाता है पहले के कंपैरिजन में। क्योंकि पहले के टाइम पे बहुत छोटे बच्चे थे, अभी यहाँ पे समझदार हो गए थोड़े। लेकिन याद रखना दोस्तों, इस एज में मूड स्विंग आप लोग को सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। पेरेंट्स से लड़ाई झगड़े भी सबसे ज्यादा इसी एज ग्रुप के लोगों के साथ होते हैं। हमें ऐसा लगने लग जाता है इस एज ग्रुप के अंदर कि हम आजाद हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, और खुद की आइडेंटिटी बनाने पे सबसे ज्यादा फोकस करता है ये वाला एज ग्रुप। सोशल डेवलपमेंट की बात करी जाए दोस्तों, स्ट्रॉन्ग डिजायर रहते हैं यहाँ पे सोशल स्किल्स डेवलप होती है, लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप होती है। लेकिन याद रखना पीयर इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे। अगर अच्छे लोगों के साथ रहे तो आगे जाके आप अच्छे बन जाओगे, बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा। इमोशनली अनस्टेबल रहते हैं, इसलिए इस एज ग्रुप के लोगों के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उनके पेरेंट्स या फिर उनके कोचेस के थ्रू। दोस्तों बात कर लेते हैं एडल्टहुड की, जो स्टार्ट होता है 20 साल से लेकर लगभग 60 इयर्स तक के। इस टाइम पे आप लोग को फिजिकल डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो फिजिकली स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा रहती है यहाँ पे, स्पेशली अर्ली एडल्टहुड के अंदर, और ग्रेजुअली डिक्लाइन होने लग जाती है धीरे धीरे करके लेट एडल्टहुड तक के। मेंटल डेवलपमेंट की बात करी जाए तो दोस्तों यहाँ पे मैच्योर थिंकिंग आप लोग को देखने को मिलेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप की लोगों के अंदर क्वालिटीज डेवलप हो जाएगी। अरे भाई कोई सिचुएशन में फंस गया तो आपको निकलना आना चाहिए उससे। डिसीजन मेकिंग आप लोग का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। टेबल मेमोरी और इंटेलिजेंस लेवल सबसे ज्यादा आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन धीरे धीरे करके फिर ग्रेजुअली डिक्रीज भी होने लग जाता है। इमोशनल डेवलपमेंट की बात करी जाए दोस्तों, तो इमोशनल स्टेबिलिटी यहाँ पे सबसे बेहतर रहती है, बेटर कंट्रोल रहता है अपनी फीलिंग और स्ट्रेस पे। साथ ही साथ दोस्तों सोशल डेवलपमेंट की अगर बात करी जाए तो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे देखने को मिलती है फैमिली के लिए, अपने काम के लिए, सो दैट लाइफ को सस्टेनेबल बना सके। और रिलेशनशिप भी यहाँ पे स्टेबल रहती है दोस्तों, और सोशल रोल्स यहाँ पे सबसे बेटर आप लोग को देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब ओल्ड एज ग्रुप की, जो कि 60 इयर्स प्लस है। कई लोग ऐसा मानते हैं 65 प्लस में ही आप लोग का ओल्ड एज स्टार्ट होता है, बट मोटा मोटी 60 प्लस में ओल्ड एज स्टार्ट हो जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट की यहाँ बात करी जाए तो स्ट्रेंथ, स्टेमिना और कोऑर्डिनेशन यहाँ पे डिक्लाइन हो जाता है
दोस्तों, हेल्थ इश्यूज यहाँ पे कॉमन आप लोग को देखने को मिलते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट की बात करी जाए दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपका मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर है रिड्यूस होने लग जाता है, आप बच्चों की तरह बिहेव करने लग जाते हो जैसे जैसे आपकी एजिंग होने लग जाती है। आपके अंदर विजडम और लाइफ एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी से सीखना है तो आप अपने बुजुर्गों से सीख सकते हो, अपने घर के। इमोशनल डेवलपमेंट की बात करी जाए दोस्तों, तो जो बुजुर्ग लोग रहते हैं उन लोग को अकेलापन और इनसिक्योरिटी टाइप की चीजें देखने को लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि सब उनको छोड़कर जा रहे हैं, उनके साथ कोई रहना पसंद नहीं करता है, ऐसी टाइप की फीलिंग उनको आने लग जाती है और अकेला रहना वो पसंद नहीं करते इस एज ग्रुप में। उन्हें हमेशा एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है उनकी फैमिली से। सोशल डेवलपमेंट की बात करी जाए तो सोशली इंटरेक्शन इन लोग का काफी कम हो जाता है दोस्तों, और ये डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने बच्चों पे। मेरे ख्याल से यहाँ तक ये सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक आप लोग को कह रहा है कि एडोलेसेंट प्रॉब्लम क्या होती है और कैसे इसको मैनेज किया जाता है, इसके ऊपर आप लोग को एग्जामिनेशन में आता है, तो अच्छे से चीजों को कवर अप करेंगे। अब जो कंप्लीट टॉपिक है उसको मैंने समराइज कर दिया है छोटे से चार्ट के अंदर, जो आप लोग को देखने को मिल रहा है। देखो, ये है अर्ली एडोलेसेंस जो कि 10 साल से 14 साल के बच्चों के अंदर होता है। ये है मिडिल एडोलेसेंस जो कि 15 से 17 के बीच में। फिर आप लोग को देखने को मिलेगा लेट एडोलेसेंस जो कि 18 से लेकर 21 तक के आप लोग को देखने को मिलता है। अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग चीजें समझ ले रहे हैं सो दैट आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहे। जैसे ग्रोथ ऑफ द बॉडी की अगर बात करी जाए तो अर्ली कैटेगरी के अंदर बॉडी के अंदर सेक्सुअली चेंजेस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, बॉडी के अंदर ग्रोथ भी बहुत फास्ट होती है। लेकिन जैसे मिडिल में आते हैं तो वो चीज आपकी थोड़ा स्लो डाउन हो जाती है। मैं कह सकता हूँ कि 95% तक के आप लोग का जो एडल्ट साइज रीच होना चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे हो जाता है। लेट एडोलेसेंस में आप लोग फिजिकली मैच्योर और फुल ग्रोन देखने को मिलते हो। बात करें ब्रेन डेवलपमेंट की दोस्तों, तो यहाँ पे स्टिल डेवलपिंग फेज पे रहता है। यहाँ पे बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप की आप लोग की टैक्टिक्स डेवलप होती है ब्रेन में, और यहाँ पे आप लोग जो थिंकिंग और आप लोग की डिसीजन मेकिंग है मैच्योर लेवल की बन जाती है। अगर मैं थिंकिंग की बात करता हूँ स्पेशली, तो इस एज ग्रुप के लोग ये सोचते हैं कि आज के दौर पे उनके लिए क्या बेस्ट है वो उस पर ध्यान देते हैं। आप उनसे कहोगे ना कि यार आने वाले टाइम में तुम्हें ये बनना है वो बनना है, वो उसका कोई मतलब नहीं है, उनको आज की बात होना। मिडिल एज की अगर बात करी जाए तो सेल्फ फोकस्ड रहते हैं ये लोग और कोशिश करते हैं समझने की। लेकिन अगर मैं बात करूं लेट कैटेगरी के अंदर तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रहती है और फ्यूचर प्लान पे लोग ज्यादा फोकस करते हैं और डिसीजन मेकिंग ज्यादा इंपैक्टफुल रहती है इस कैटेगरी के अंदर। साइकोलॉजिकल और सोशल की अगर बात करी जाए दोस्तों, तो इस एज ग्रुप के लोग अपने लुक्स और बॉडी चेंजेस में बहुत ज्यादा वरी करने लग जाते हैं, क्योंकि एकदम से चेंज होते हैं, ऐसा लगता है कि हम अच्छे दिख रहे हैं कि नहीं, बुरे तो नहीं दिख रहे हैं, और मूड स्विंग सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। इस कैटेगरी के लोग अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड करने पे ज्यादा फोकस करते हैं, ऐसा फील करने लग जाते हैं कि यही बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, ऐसे ख्वाब जो अनरियलिस्टिक है। लेकिन लेट एडोलेसेंस में आते आते आप लोग को समझ में आ जाता है कि रियलिटी क्या है, दुनिया की क्या सही है क्या गलत है, वो आपको समझ में आ जाता है। अपनी सेल्फ इमेज को बिल्ड करने में आप लोग ध्यान देते हो और अपने लॉन्ग टर्म गोल को सेट करने में आप लोग ध्यान देने की कोशिश करते हो। फैमिली रिलेशन की अगर बात करी जाए तो इस एज ग्रुप के लोग जो रहते हैं दोस्तों, ये इंडिपेंडेंट रहने पे ज्यादा फोकस करते हैं, पेरेंट्स से आर्ग्यू करने लग जाएंगे, लड़ाई झगड़ा एंड ऑल। मिडिल वाली कैटेगरी की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे इनको अथॉरिटी चाहिए, इन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ हम कर लेंगे, और सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी इस कैटेगरी के अंदर होते हैं। लेकिन जैसे लेट कैटेगरी के अंदर आप लोग आते हो तो मैच्योर रिलेशनशिप आप लोग यहाँ पे पेरेंट्स के साथ हो जाती है, और साथ ही साथ आप लोग सही तरीके से जो आपकी जिंदगी में आपका जो रोल है उसको आप निभा पाते हो। पीयर ग्रुप्स की बात करी जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स के बिना आपकी जिंदगी में कुछ नहीं है। इसमें भी सेम ऐसे ही रहता है, फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आप लोग कुछ भी कर बैठते हो। लेकिन इस कैटेगरी में आते आते आपको समझ में आ जाता है कि यार कौन अच्छे दोस्त है कौन बुरे दोस्त है, किसके साथ क्या वैल्यू सीखना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए, ये आप लोग को क्लियर हो जाता है। सेक्सुअलिटी की अगर बात करी जाए तो इस एज ग्रुप के लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस रहते हैं सेक्स के बारे में जानने में, और बहुत कंफ्यूजन भी रहता है, और एक्सप्लॉइट भी सबसे ज्यादा इसी कैटेगरी के लोग होते हैं। मिडिल एज की बात करी जाए तो यहाँ पे काफी सारी मिडिल एज की बात करी जाए तो यहाँ पे एक स्टेबल रिलेशनशिप फॉर्म करने की कोशिश की जाती है। इस एज ग्रुप के अंदर अगर आप लोग ध्यान दोगे तो एक बैलेंस रिलेशनशिप देखने को मिलेगी जो कि मैच्योर लेवल की होती है। तो यही सब एडोलेसेंस की प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको समझाया। सबसे पहले हमें इंडिपेंडेंसी चाहिए, हमें किसी के दबाव में नहीं रहना है, खुद के डिसीजन लेंगे, पेरेंट्स की नहीं सुनेंगे, फिजिकल डेवलपमेंट होंगे, बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे, सेक्सुअलिटी के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। कई बार तो कई लोग सडन ग्रोथ की वजह से अपने आप को लो कॉन्फिडेंट फील करने लग जाते हैं कि वो अजीब तो नहीं दिख रहे, बुरे तो नहीं दिख रहे। इमोशनल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे इमोशनल अनस्टेबिलिटी आप लोग को देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा मूड स्विंग होता है, एंगर पे कंट्रोल नहीं रहता है, और साथ ही साथ कई जगहों पे नर्वसनेस जैसी चीजें भी देखने को मिलती है, और फ्रस्ट्रेशन के शिकार रहते हैं ऐसे बच्चे अगर उनकी बातों पर अगर आपने एग्री नहीं करे तो। आसानी से लोग बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करते हैं, अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो उसके ऊपर ओवर रिएक्ट करना, लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं, ऐसे टाइप की कैटेगरी के अंदर ऐसे टाइप की प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलता है। बिहेवियर में बहुत सडन चेंज आप लोग को देखने को मिलता है, स्पेशली मिसबिहेव करने लग जाते हो आप अपने स्कूल में, घर में, अपने पेरेंट्स के साथ, बहुत जल्दी इरिटेट होने लग जाते हो, डिसओबीडियंट टाइप की आपकी हरकतें होने लग जाती है। सोशल प्रॉब्लम की अगर बात करी जाए दोस्तों तो आप लोग सोसाइटी के साथ सही तरीके से अपना तालमेल नहीं बिठा पाते हो, आप हमेशा एंजाइटी में रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो। अगर कोई आप लोग को सोसाइटी की तरफ से कुछ अच्छी चीजें बताई भी जा रही तो आप उसको नहीं फॉलो करते हो, ऐसे टाइप की प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिलती है। आप लोग को यहाँ पे सेल्फ सपोर्ट का भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है क्योंकि आप लोग चाहते हो कि यार भाई हमें सिर्फ अपना देखना है, खुद से
इंडिपेंडेंट होना है, सब कुछ खुद से करना है। तो ऐसे टाइम में जितनी भी डिफिकल्टीज होती, चाहे फेल्यूर हो, फ्रस्ट्रेशन हो, डिप्रेशन हो, ऐसे टाइप की प्रॉब्लम यहाँ पे निकल के आ जाती है। साथ ही साथ एडिक्शन जैसी प्रॉब्लम में भी यहाँ पे फेस करने लग जाते हैं एडोलेसेंस लोग। बेसिक सी बात है यार, अगर अच्छा ग्रुप सर्कल नहीं रहेगा तो आपको बिगाड़ देंगे। अब वो चाहे स्मोकिंग हो या फिर आप लोग ड्रिंकिंग कर रहे हो या ड्रग्स जैसी नशों में आप लोग पड़ जाओगे। सेक्स प्रॉब्लम सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम आप लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि इंडिया के अंदर सेक्स नॉलेज दी नहीं जाती प्रॉपर वे में, तो बहुत ज्यादा क्यूरियस रहते हैं सिर्फ और सिर्फ इन चीजों को जानने के लिए, क्योंकि बॉडी के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आप लोग को देखने को मिलता है इस कैटेगरी के अंदर। तो अगर प्रॉपर सेक्स एजुकेशन नहीं दी जाए तो मिसलीड हो सकते हैं, मिथ्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में बहुत सारी गलत चीजें हो सकती है। अब कैसे इसको सही करें, तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग के थ्रू ये चीज ठीक हो सकती है। अगर आप एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो फिजिकल, इमोशनल और सोशल चेंजेस के बारे में, साथ ही साथ प्यूबर्टी के बारे में। अब ये पेरेंट्स अगर आप लोग को नॉलेज दे रहे हो तो अच्छी बात है, आपके बड़े भाई बहन दे रहे हो तो वो भी अच्छी बात है, टीचर्स भी दे रहे हो तो वो भी अच्छी बात है। एक पर्सनल काउंसलर के थ्रू ये चीज करवा दोगे तो भी अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए, क्योंकि काउंसलर कहीं ना कहीं काउंसलिंग करके उनके स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी और कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए कि चिल्ड्रन के साथ वो अपनी एक हेल्दी रिलेशनशिप बना सके, क्योंकि इस एज ग्रुप में वो पेरेंट्स की सुनना नहीं चाहते। तो कोशिश करें पेरेंट्स खुद की उनके साथ फ्रेंडली हो सके, सपोर्टिव हो सके और अंडरस्टैंडिंग बन सके, और इस एज ग्रुप के अंदर वो ओपन माइंडेड होकर उनके साथ कम्युनिकेट कर सके। जो वो दोस्तों से शेयर कर रहे हैं वो आपसे शेयर कर पाए, ऐसा आपको अपना एनवायरनमेंट बनाना जरूरी है। एजुकेशन और अवेयरनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। लाइक आपके बॉडी के अंदर किस तरीके से चेंजेस होगा, मेंटल हेल्थ कैसी होगी, आप अपनी सेक्सुअल हेल्थ कैसे अच्छे रख सकते हो और सोसाइटी के साथ कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए, इन सब के बारे में जानकारी आपके पेरेंट्स को, टीचर्स को देना जरूरी है, सो दैट ये आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। इस अवेयरनेस की वजह से आप लोग की जिंदगी का फियर, मिथ और चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग है, सबके सब क्लियर हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इमोशनल सपोर्ट की। एडोलेसेंट जितने भी रहते हैं इनको प्यार, मोहब्बत, एक्सेप्टेंस और साथ ही साथ इंकरेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर आप ये कर दोगे तो आपके साथ बहुत अच्छे रहेंगे, इमोशनली सिक्योर रहेंगे, मूड स्विंग कम होंगे, एग्रेशन में कम रहेंगे। इसके लिए करना क्या है, टीचर्स और पेरेंट्स को उनकी सुनना जरूरी है पेशेंसली, सो दैट उनको भी ऐसा लगे कि उनकी इंपॉर्टेंस है। अब ये देखो, ये नेचर है जिंदगी में, ये जानबूझ के नहीं किया जा रहा है। हर कोई इस एज ग्रुप में गुजर के ये सारी हरकतें करके जाता ही है। अच्छे ग्रुप सर्कल के साथ अपने बच्चों को रखना जरूरी है। ये ध्यान देना जरूरी है किसके साथ वो खेल रहे, कूद रहे, किनके साथ वो अच्छी दोस्ती बना रहे हैं, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छा ग्रुप सर्कल रहेगा, अच्छी हैबिट सीखेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, पॉजिटिव बिहेवियर रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों सेक्स एजुकेशन। इंडिया के अंदर सेक्स वर्ड एक टैबू के तौर पे माना जाता है। अगर चाहे तो पेरेंट्स या आपके छोटे भाई बहन को, बड़े भाई बहन भी अगर आके सेक्स एजुकेशन के बारे में बेसिक नॉलेज भी दे देंगे ना, तो अच्छी बात है। हमारे इंडिया में होता क्या है, जो चैप्टर सेक्स के ऊपर रहते हैं हमारे साइंस के अंदर, उसको रीडिंग करा के आगे बढ़ा दिया जाता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये नहीं दिया जाता कि उसको थोड़ा सा पढ़कर समझा दे बच्चों को, कि जिससे कि आने वाले जिंदगी में वो लोग कोई गलत राह में आगे ना बढ़े। और होता यही है, फिर हम लोग फिर ऐसे लोगों से नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं जिनको खुद नॉलेज नहीं है, और जो नॉलेज देते भी है वो नॉलेज फुल नहीं रहता है, जिससे कि आपकी जिंदगी में वो अफेक्ट भी कर सकता है। तो जितना भी कंफ्यूजन, मिथ, फियर या रिस्की बिहेवियर टाइप की चीजें हो सकती है, उनसे बच सकते हैं अगर आप प्रॉपर सेक्स एजुकेशन दे दोगे तो मेरे ख्याल से आप लोग को यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है टीम कोहेंशन एंड सपोर्ट। तो चलिए जानते हैं कि आखिर होता क्या है। इट रिफर्स टू द डिग्री ऑफ यूनिटी, टुगेदरनेस एंड बॉन्डिंग अमंग द टीम मेंबर, दैट इज कॉल्ड एज टीम कोहेशन। सिंपल वे में कहूं, टीम कोहेशन का मतलब है टीम मेंबर्स के बीच में यूनिटी, ट्रस्ट और कोऑपरेशन रहना। अगर टीम टुगेदरनेस रहेगा तो सक्सेस लीड कर सकते हो। इसके बारे में और समझ लेते हैं कि हाउ स्ट्रांगली एथलीट फील कनेक्टेड टू ईच अदर एंड हाउ कमिटेड दे आर टू देयर टीम गोल्स, दैट इज कॉल्ड एज टीम कोहेशन, जो कि स्पोर्ट्स की फील्ड में देखने को मिलता है। सिंपल वर्ड में आप लोग को एक और मीनिंग लिख दिया हूं मैंने। इट मींस दैट हाउ वेल द टीम स्टिक टुगेदर एंड वर्क एज वन यूनिट, तभी तो सक्सेस आप हासिल कर सकते हो। तो ये टीम कोहेशन होना बहुत जरूरी है। अगर टीम का एक भी बंदा इधर उधर चलेगा तो आप लोग गोल अचीव नहीं कर सकते हो। यूनाइट रहना जरूरी है, साथ में काम करना जरूरी है एक स्पेसिफिक गोल के लिए। बेसिकली दो टाइप के आप लोगों को यहाँ पे कोहेशन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है टास्क कोहेशन, व्हेन द टीम मेंबर्स वर्क टुगेदर टू अचीव द कॉमन परफॉर्मेंस गोल, दैट इज कॉल्ड एज टास्क कोहेशन। सिंपल वर्ड में कहूं तो टीम का एक कॉमन गोल होना चाहिए जिसको वो अचीव करने के लिए अपनी जी जान लगा दे, दैट इज कॉल्ड एज टास्क कोहेशन। यहाँ पे हर कोई अपने अपने इंडिविजुअल रोल को अच्छे से समझता है और साथ में मिलकर जीत की तरफ आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करता है। जैसे वॉलीबॉल के अंदर आप लोग को देखने को मिलता है, अगर एक प्रॉपर अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी और अगर सही तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जाए तो आप जीत हासिल कर सकते हो। अगला है दोस्तों सोशल कोहेशन, व्हेन द टीम मेंबर्स लाइक ईच अदर, एंजॉय स्पेंडिंग टाइम टुगेदर एंड मेंटेन फ्रेंडली रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड एज सोशल कोहेशन। सिंपल वे में कहूं, इमोशनल बॉन्डिंग होना जरूरी है प्लेयर्स के बीच में, तभी आप लोग सक्सेस
अचीव कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे टीम बॉन्डिंग एक्टिविटीज वाली जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो सब, और अगर जीत रहे हो तो सब साथ के साथ एक साथ एंजॉय करते हुए जीतते हैं। दैट इज कॉल्ड एज टीम कोहेशन, दैट इज कॉल्ड एज सोशल कोहेशन। तो एक छोटा सा मैंने यहाँ डायग्राम लेकर आया हूं, अगर आप चाहो तो उसको एग्जामिनेशन में भी लिख सकते हो कि लाइक अगर आपके अंदर टीम कोहेशन रहेगा तो आपके गेम के अंदर आपको परफॉर्मेंस लेवल बेटर भी रहेगा, साथ ही साथ पर्सनल सेटिस्फेक्शन रहेगा। अगर अच्छा खेलोगे तो प्रॉपर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो मोटिवेशन मिलेगा, सो दैट अगली बार आप और बेटर अगली बार आप लोग और बेहतर तरीके से खेल पाओ। अब बात कर लेते हैं कौन से फैक्टर्स दैट अफेक्ट द टीम कोहेशन। सबसे पहला है टीम साइज। अगर स्मॉल टीम साइज रहेगा तो बेटर तरीके से आप कोहेशन कर सकते हो एज कंपेयर टू लार्ज टीम साइज में, जहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है कम्युनिकेट करने के लिए। दूसरा है दोस्तों, मेंबर्स की सिमिलरिटीज भी मैच होना जरूरी है, लाइक सेम एज, सेम एटीट्यूड, सेम वैल्यू और सेम बैकग्राउंड के होंगे तो वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। लीडरशिप स्टाइल सही तरीके से होना चाहिए, जहां पे जो लीडर है वो सपोर्टिव होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, फेयर प्ले के साथ हमेशा अपना कोई भी डिसीजन ले, ऐसे टाइप का इंसान होना चाहिए, तभी आप लोग कोहेशन को इंप्रूव कर सकते हो। अगला है दोस्तों कम्युनिकेशन। अगर क्लियर, रिस्पेक्टफुल और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रहेगा टीम मेंबर्स के बीच में तो कोहेशन कहीं ना कहीं इंप्रूव देखने को मिलेगा और टीम यूनाइट रहेगी। टीम सक्सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा आप मैचेस जीतते हुए चलोगे उतना ज्यादा टीम मेंबर्स के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और ऐसा लगता है कि साथ में मिलकर हम लोग कुछ और बेटर कर सकते हैं। साथ ही साथ टीम गोल होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग के पास एक प्रॉपर क्लियर गोल नहीं रहेगा जिसमें सब लोग उस गोल को अचीव करने के लिए पीछे नहीं भाग रहे होंगे तो आप लोग फिर सक्सेस नहीं हासिल कर सकते हो, और ऐसे दौर में आप लोग को कोहेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो कोहेशन अचीव करने के लिए टीम वर्क जरूरी है। अब क्या इंपॉर्टेंस है दोस्तों टीम कोहेशन का स्पोर्ट्स में? सबसे पहली चीज, परफॉर्मेंस लेवल इंक्रीज होता है। टीम के अंदर अगर कोहेशन स्ट्रांग रहेगा तो कंप्लीट टीम बहुत अच्छा खेलेगी, जिसकी वजह से प्लेयर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और आप हो सकता है कि आप लोग का परफॉर्मेंस बेटर आए और आप जीत सको मैच को। अगला है दोस्तों इंप्रूव द कम्युनिकेशन। प्लेयर एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे और एक दूसरे के डिसीजंस को रिस्पेक्ट करते हुए मैच में उस स्पेसिफिक स्किल टैक्टिक्स को यूज करके मैच जिता पाएंगे। हायर मोटिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेयर्स हर एक दूसरे को मोटिवेट करते रहना जरूरी है। मान लो अगर कोई बॉलर अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, बाकी मेंबर्स आके उसको मोटिवेट करती, कोई बात नहीं, आगे अच्छा ओवर करना, जिससे होगा क्या, उससे ऐसा नहीं लगेगा कि टीम मेंबर्स मुझे अलग मान रहे। टीम मेंबर्स को लगेगा, उस बंदे को ये लगेगा कि सब मुझे सपोर्ट कर रहे, तो हो सकता है वो अच्छा परफॉर्मेंस दे दे। अगला है दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट यहाँ से रिड्यूस होता है, क्योंकि अगर रिलेशनशिप प्लेयर्स के बीच में अच्छी रहेगी तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है दोस्तों, क्योंकि अगर एथलीट कंटिन्यूअसली खेलते रहेंगे, मैचेस जीतते रहेंगे तो कहीं ना कहीं उनके बीच में कंसिस्टेंसी बनी रहेगी परफॉर्मेंस को और ज्यादा बेटर करने की। बेटर कोपिंग विद द प्रेशर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीम कोहेशन ना एक्चुअल में स्ट्रेस, मैच का प्रेशर और साथ ही साथ जो भी सेटबैक होता है उसको झेलना जानता है और ये कर पाता है, तभी तो आप लोग बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है स्टेजेस क्या होते हैं टीम कोहेशन के। तो वैसे तो डिफरेंट टाइप के आपके स्टेजेस होते हैं, लाइक फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग, बट आपके सिलेबस के अंदर 4 ही दिए हुए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये वाला आप लोग को नहीं पढ़ना। तो सबसे पहले क्या होता है, वो होता है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग में क्या होता है, टीम मेंबर्स एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं। शुरुआती दौर में एक दूसरे के साथ पोलाइट रहते हैं, केयरफुल रहते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। अब वो चाहे टीम मेंबर्स हो या आपका कोच हो, आप लोग को आपका टीम गोल, आपका रोल और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंट्रोड्यूस करा के दी जाती है। याद रखना है सबसे पहली, मैं कह सकता हूं बिगिनिंग स्टेज होती है कोहेशन का। इस दौरान पे टीम तो बन जाती है दोस्तों, लेकिन इस दौरान पे बॉन्डिंग नहीं बनती अभी तक, क्योंकि ये स्टार्टिंग स्टेज है। दूसरा क्या है, स्टॉर्मिंग। इस दौरान आप लोग को कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है, कई टीम मेंबर्स के बीच में डिसएग्रीमेंट देखने को मिल सकता है। ऐसे टाइप की प्रॉब्लम्स यहाँ पे स्टार्ट होने लग जाती है। कई बार प्लेयर्स पोजीशन, रोल और अटेंशन के लिए एक दूसरे से कंपीट करने लग जाते हैं। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो क्लैशेस, ये बहुत ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है इस स्टेज के अंदर। और कई प्लेयर्स तो ऐसे रहते हैं कि जो भी टीम रोल्स या इंस्ट्रक्शंस उन्हें दिए जाते हैं उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं करेंगे, जो करना है कर लो। मैं ये कह सकता हूं दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज जो कोहेशन के अंदर देखने को मिलता है, और ये सब चीजों को सिर्फ और सिर्फ वो हैंडल कर सकता है जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप देखने को मिलती है। तो मैं कह सकता हूं स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की यहाँ पे जरूरत सबसे ज्यादा है। बात करते दोस्तों नॉर्मिंग की। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ना धीरे धीरे करके डिक्रीज होने लग जाता है। प्लेयर्स एडजस्ट करने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ, टीम मेंबर्स समझने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ, टीम मेंबर्स एक दूसरे के रोल को क्लियरली समझने लग जाते हैं, कोऑपरेशन होता है यहाँ पे, कम्युनिकेशन बिल्ड होता है और ट्रस्ट धीरे धीरे बिल्ड होना शुरू होता है यहाँ पे। और जो भी टीम रूल या कोई रूल एंड रेगुलेशन आते हैं उसको एक्सेप्ट करने की क्षमता यहाँ पे आप टीम मेंबर्स करने लग जाते हैं। मैं ये कह सकता हूँ इस स्टेज के अंदर यूनिटी देखने को मिलती है और डिसिप्लिन यहाँ पे स्टार्ट
होने लग जाता है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन के लिए। लास्ट दोस्तों परफॉर्मिंग। इस दौरान जो टीम है वो हाईली कोहेसिव रहती है और एक साथ बहुत अच्छे से वर्क करती है। प्लेयर्स एक दूसरे को सपोर्ट करने लग जाते हैं, एक दूसरे को रोल को समझने लग जाते हैं, इफेक्टिवली वर्क करने लग जाते हैं सो दैट गोल अचीव हो सके। हाई मोटिवेशन देखने को मिलता है, स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन रहता है और एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल होने की वजह से बेटर परफॉर्मेंस आप लोग को देखने को मिल पाता है। मैं कह सकता हूं टीम परफॉर्मेंस का जो बेस्ट लेवल है वो आप लोग को यहां देखने को मिल रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि दैट इज द पीक स्टेज ऑफ द कोहेशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो बेसिकली 3 एट्रीब्यूट्स आप लोग को पढ़ना है, 3 पॉइंटर्स है, अच्छे से समझ लो, वैसे है इजी फिर भी समझ लो सो दैट पॉइंटर्स याद तो रहे एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहला अटेंशन, दूसरा आप लोग का रेजिलेंस, तीसरा है मेंटल टफनेस। तो तीनों को अच्छे से समझना है, लेकिन सबसे पहले ये समझना है कि आखिर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या है। अब ये साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एट्रीब्यूट स्पोर्ट्स पर्सन को प्रेशर के अंदर इफेक्टिव परफॉर्मेंस करने के लिए हेल्प करता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है और कंपटीशन में सक्सेस अचीव कराने के लिए हेल्पफुल होता है। कोई चीज आप लोग को यहाँ पे भी लिखी हुई है, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल in sports performance. These attributes help the sports person to perform effectively under the pressure, maintain consistency and achieve the success in this competition. 3 टाइप के आप लोग को यहाँ पे एट्रीब्यूट्स को पढ़ना है, ध्यान से एक एक करके समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में 2-3 नंबर का है। सबसे पहला दोस्तों अटेंशन क्या चीज होता है, तो चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू फोकस ऑन रेलेवेंट स्टिमुली एंड इग्नोर रेलेवेंट डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। इन स्पोर्ट्स अटेंशन हेल्प्स एथलीट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द टास्क, टेक्निक एंड गेम सिचुएशन। सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। अटेंशन बेसिकली एक इंडिविजुअल की वो एबिलिटी है जिसमें वो रिलेवेंट स्टिमुलस पर फोकस कर पाता है और इररिलेवेंट डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता है सो दैट वो सक्सेस को अचीव कर पाए स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के दौरान। अब स्पोर्ट्स में क्या अटेंशन इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एथलीट के टास्क, टेक्निक और उसके गेम सिचुएशन को इंप्रूव करने में मदद करता है और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करके देता है। बेसिकली 2 टाइप के आपके अटेंशन होते हैं। सबसे पहला होता है सिलेक्टिव अटेंशन, इट फोकसिंग ऑन वन स्पेसिफिक स्टिमुलस व्हाइल इग्नोरिंग अदर। जैसे बैट्समैन फोकस करता है सिर्फ और सिर्फ बॉल को हिट करने में, वो ये ध्यान नहीं देगा कि फील्डिंग कौन क्या कर रहा है। दूसरा है दोस्तों सस्टेन्ड अटेंशन, मेंटेनिंग कंसंट्रेशन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैराथन रनर जो रहते हैं वो मेंटेन करके रखते हैं अपनी पेस को सो दैट लॉन्ग ड्यूरेशन तक के वो लोग दौड़ पाए। तो मैं ये कह सकता हूं बेसिकली मेंटेन कर रहे फोकस को सो दैट वो रेस को अचीव कर पाए, रेस को जीत पाए। अब ये ज्यादा देर तक सोचना पड़ेगा ना दोस्तों। नेक्स्ट होता है आप लोग का रेजिलेंस। अब रेजिलेंस क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एथलीट टू रिकवर क्विकली फ्रॉम सेटबैक, फेलियर, इंजरीज और प्रेशर सिचुएशन। इट हेल्प्स स्पोर्ट्स पर्सन टू बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर आफ्टर देयर डिफिकल्टीज। नहीं समझ में आया तो सिंपल वे में समझते हैं। बेसिकली ये स्पोर्ट्स पर्सन को डिफिकल्टी के बाद मेंटली स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। सिंपल वे में कहूं तो फेलियर से कैसे आप लोग जल्दी रिकवर हो सकते हो उसको समझाने का काम कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे एक एथलीट है जो कि मैच हार चुका है, लेकिन अगले मैच के लिए वो पहले से प्रिपेयर हो चुका है कि अगले मैच में मैं बेस्ट परफॉर्म करके दिखाऊंगा, भले इस मैच में क्यों ना हार गया। नेक्स्ट दोस्तों मेंटल टफनेस, बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है, क्योंकि ये एबिलिटी आपको ये समझाती है प्रेशर हो या कितना भी बुरा सिचुएशन, आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है, फोकस्ड रहना है सो दैट गोल अचीव आप कर पाओ। सिंपल वे में कहूं तो एथलीट को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए ये हेल्प करती है। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है दोस्तों मेंटल टफनेस की? सबसे पहले आपको इसके थ्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाते हो, पॉजिटिव एटीट्यूड जनरेट कर पाते हो खुद के लिए और कितना भी बुरा प्रेशर रहे उसको आप लोग हैंडल करना जान पाते हो और कभी भी हार ना मानने वाला एटीट्यूड, दैट मींस नेवर गिव अप का एटीट्यूड हमेशा रख पाते हो। यह आपको देखने को मिलता है मेंटल टफनेस के अंदर। तो दोस्तों ये जितने भी हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स पढ़े, आखिर इसके क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले अगर बात करी जाए तो ये आप लोग के स्पोर्ट्स के परफॉर्मेंस को एनहांस करने का काम करता है, आपके स्किल्स को डेवलप करता है और कैसे उस स्किल्स को कहां यूज करना है और किस तरीके से आप फोकस्ड होकर अपनी परफॉर्मेंस को उन स्किल्स के भरोसे मैच जिता पाते हो उसमें भी हेल्प करता है। यह आप लोग के स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करता है दोस्तों, आपके कंसंट्रेशन को इंप्रूव करता है, कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है, मेंटल स्ट्रेंथ और डिसिप्लिन लेवल को बेटर करता है और साथ ही साथ दोस्तों पर्सनालिटी डेवलपमेंट को भी ये कंट्रीब्यूट करता है। मैं ये कह सकता हूं हाई लेवल के जितने भी कॉम्पिटिशंस होते हैं उसमें अगर आपको सक्सेस हासिल करना है कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स काफी इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू आप प्रेशर में भी अच्छा मैच खेल पाओगे, परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रख पाओगे, कॉन्फिडेंट होकर मैच जिता पाओगे। दोस्तों ये थे आप लोग के टॉपिक।
आई होप आप लोग को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको करना क्या है दोस्तों, बुक उठाना है, इसके अंदर से चैप्टर नंबर 9 ओपन करना और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि इसके अंदर वो क्वेश्चंस मैंने ऐड करके दिया हूं जो आपके स्कूल के टीचर्स मैक्सिमम टाइम रिपीट होकर पूछते हैं। तो अभी जाएं, बुक ओपन करें और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अगर आपके पास मेरे क्वेश्चन बैंक नहीं है तो टेंशन ना लो, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगी डिस्काउंट वाली, जाके Amazon के थ्रू ऑर्डर करिए और अपनी क्लास 11 की प्रिपरेशन को धांसू बनाइए। बाकी अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए दोस्तों तो वो भी डाउनलोड कर सकते हो आप लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी आप लोग इंस्टा में भी मुझे फॉलो कर सकते हो, ऐसे ही प्यारा कंटेंट एजुकेशनल रिलेटेड मैं वहां पे भी प्रोवाइड कर रहा हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।